हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, मुझे पता है कि थंबनेल अजीब है क्योंकि ये मूवी भी अजीब है, जो हो सकता है कि आपको कुछ सिखा दे या हो सकता है कि ना भी सिखाए, पर मूवी देखने में क्या ही जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। अब आप सोचेंगे कि मैंने थंबनेल में ये क्यों लिखा है कि हवा से पूछो। वो इसलिए क्योंकि मूवी की लीड अपने हर क्वेश्चन का यही आंसर देती है। तो इसका नाम है मित्सुको, जो 9 मंथ्स प्रेग्नेंट है किसी अफ्रीकन अमेरिकन आदमी से, पर अब दोनों अलग हो चुके हैं। उसके पेरेंट्स, जो कि एक पचिंको पार्लर चलाते हैं, उनको लगता है कि वो अभी भी अमेरिका में है, पर रियलिटी में वो अभी जापान में है और उसने अपने पेरेंट्स से प्रेगनेंसी वाली बात भी नहीं बताई है। मित्सुको बहुत ही हेल्पफुल नेचर की है, पर आजकल की दुनिया में लोगों को फ्री में हेल्प करने वाले लोग अजीब लगते हैं। पर मित्सुको का अपना अलग फंडा है। एक तो वो किसी के भी घर में बिना परमिशन ऐसे ही घुस जाती है, जो आजकल के लोगों को पसंद नहीं है। स्पेशली जापान में तो इसे रूड कंसिडर किया जाता है, पर हमारे इंडिया के गांव में मैंने आज भी देखा है कि लोग कभी भी किसी के घर में बिना रोक टोक के जा आ सकते हैं। हाँ, एक्सेप्ट अगर वो आपका बेडरूम ना हो, क्योंकि गांव में आज भी लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं, वही शहरों में ऐसा नहीं है। दूसरी क्वालिटी मित्सुको की ये है कि वो ज़्यादा लोड नहीं लेती। अगर कभी कोई चीज़ उसके अकॉर्डिंग नहीं होती तो वो पैनिक होने के बजाय आराम से सो जाती है, माइंड को रिलैक्स करती है, और जब लगता है कि हवा उसके अकॉर्डिंग बह रही है तो उसी डायरेक्शन में चल देती है। अब समझ में आए मैंने थंबनेल में ऐसा क्यों डाला है। मित्सुको काफ़ी दिनों से बिना जॉब के रह रही थी, तो अब उसकी सेविंग्स भी खत्म होने लगे थे। इसीलिए अभी वो जहाँ रह रही है उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाती है। वो ऊपर आसमान में बादलों को देखती है और वो जिस डायरेक्शन में जाते हैं वो भी उसी डायरेक्शन में चल देती है, और आती है एक पार्क में, जहाँ वो देखती है एक आदमी को जिसका एक छोटा सा इंटरव्यू उसने टीवी पे देखा था। दरअसल जापान में रिसेशन चल रहा है और उस आदमी की जॉब 6 महीने पहले जा चुकी है, पर उसने ये बात अपनी फैमिली को नहीं बताई और रोज़ टाइम किल करने के लिए वो पार्क में आके बैठ जाता है और घर पे बताता है कि वो काम पे जा रहा है। तो मित्सुको उसे देखकर बुरा फील करती है और जो भी थोड़े बहुत पैसे उसके पास बचे थे वो भी उसे ही दे देती है। उसके बाद वो एक टैक्सी लेती है और उसके ड्राइवर से बोलती है कि वो आसमान में बादलों का पीछा करे और उसे उसी डायरेक्शन में ले जाए। और फिर आती है एक ऐसे जगह पे जहाँ घर तो थे पर लगता था कि वहाँ कोई रहता ही नहीं है। और ड्राइवर बोलता है कि वो टोक्यो शहर में 16 साल से टैक्सी चला रहा है, पर उसने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी। फिर मित्सुको एक घर में आती है जहाँ एक बीमार ओल्ड लेडी है जिससे वो 15 सालों बाद मिल रही है। उससे कुछ पैसे बोरो करती है टैक्सी वाले को देने के लिए। ये लेडी इस जगह की लैंड लेडी है, जिसको मैं ग्रैनी बुलाने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में मित्सुको आती है एक रेस्टोरेंट में जिसका ओनर, जिसका नाम है यूइची, वो उसे जानता है। वो कैसे हम बाद में जानेंगे, और सालों बाद भी मित्सुको को पहचान लेता है और उसे फ्री में खाना खिलाता है। यूइची अपने अंकल के साथ अपने फैमिली रेस्टोरेंट को चलाता है, पर अब उसके रेस्टोरेंट का बिजनेस अच्छा नहीं चलता। दरअसल 15 साल पहले ये जगह लोगों से भरी हुई थी। तब मित्सुको अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ रहने आई थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स का पचिंको पार्लर बंद हो गया था और इस जगह का रेंट काफ़ी कम था। बट उन्हें यहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो टोक्यो शहर में रहते थे जहाँ लोगों को बस अपने आप से मतलब होता था। पर यहाँ उनकी लैंड लेडी यानी ग्रैनी कभी भी उनके घर में आ जाती थी। उनका ये मानना था कि लोगों को लाइफ की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, एकदम रिलैक्स रहना चाहिए, और इसीलिए वो मित्सुको की मॉम को बोलती हैं कि वो बाहर जाएं, बाकी लेडीज़ के साथ गॉसिप करे, और उसके डैड को बाकी आदमियों के साथ कार्ड और रेसलिंग करने को बोलती हैं, और मित्सुको को बोलती हैं कि अभी वो छोटी है तो जाए डायपर में यहाँ से वहाँ घूमे, उसका यही काम है। खैर, वो जैसी भी थी पर लोगों के कंडीशन को समझती थी और कई बार उनके रेंट्स भी कम कर दिया करती थी, और योइची के अंकल की तो उन्होंने कई बार हेल्प की है। और मित्सुको को भी उनका ये कूल एटीट्यूड अच्छा लगता था, और उसने ये लोगों की आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करने वाला नेचर यहीं से और ग्रैनी से सीखा था। लेकिन उसके पेरेंट्स यहाँ से जल्दी से निकलना चाहते थे, क्योंकि ये माहौल उनके लिए अजनबी था। ऊपर से ग्रैनी उन्हें बताती हैं कि पूरे टोक्यो शहर में एक यही एरिया है जो डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि वॉर के दौरान अमेरिकन्स ने पूरे शहर पे बॉम्ब गिराए, और इस एरिया में आज भी ज़मीन के नीचे जिंदा बॉम्ब मौजूद हैं जो कभी भी फट सकते हैं। और बॉम्ब वाली बात सुनकर मित्सुको के पेरेंट्स और डर जाते हैं और यहाँ से जल्दी से भागना चाहते हैं। धीरे धीरे इन 15 सालों में लोगों ने ये जगह छोड़ दिया और अब कुछ गिने चुने लोग ही यहाँ रहते हैं। लोगों को जैसे ही पैसे मिले वो टोक्यो शहर में चले गए, क्योंकि उन्हें बॉम्ब फटने का डर था। लेकिन यूइची और उसके अंकल आज भी यहाँ रहते हैं, जो बारी बारी से ग्रैनी का ख्याल रखते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की है।
मित्सुको और यूची का रिलेशन भी स्पेशल है। यूची उसे तब से लाइक करता है जब उसने उसे पहली बार देखा था। एक दिन मित्सुको यूची को स्कूल में देखती है किसी की हेल्प करते हुए और उसे उसका ये एटीट्यूड अच्छा लगता है, लोगों की हेल्प करने वाला। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है और एक दिन वो अंकल को देखते हैं एक कॉफ़ी शॉप के बाहर, जिसकी ओनर को वो लाइक करते हैं पर कभी उसे बताया नहीं। और मित्सुको यूइची से बोलती है कि अंकल को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए ताकि वो बाद में रिग्रेट ना करे। और एक दिन फाइनली मित्सुको वहाँ से जाने लगती है तो यूइची उसके पास आता है और बताता है कि वो उसे लाइक करता है और बड़ा होकर उससे शादी करना चाहता है। पर मित्सुको उसे कोई रिप्लाई नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। और 15 सालों बाद वो फिर से उस जगह पे आती है, लेकिन इन 15 सालों में भी यूची उसे आज भी लाइक करता है। वहीं मित्सुको अब ग्रैनी का ख्याल रखती है, यहाँ तक कि उनके डाइपर्स भी चेंज करती है क्योंकि ग्रैनी अब चल नहीं पाती, पूरे टाइम बेड पे ही होती हैं और बस प्रे करती हैं कि वो बॉम्ब फट जाए और वो मारी जाए और अपने हस्बैंड से मिल सके। उनके हस्बैंड उसी वॉर में मारे गए थे, लेकिन फिर भी मित्सुको उनका ख्याल रखती है। सभी खाली घरों की सफाई करती है ताकि उसका यूज़ कर सके और इसी बीच में डॉक्टर से अपना चेकअप भी कराती रहती है, जो उसे हमेशा बोलते हैं कि उसकी डिलीवरी में बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं। पर मित्सुको फिर भी रिलैक्स होती है। एक दिन योइची आता है मित्सुको के पास और उसे अपने बैंक का पासबुक देता है और बोलता है कि वो आज भी उसे लाइक करता है और इसलिए उसकी हेल्प करना चाहता है, उसके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। पर मित्सुको जानती है कि योइची का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए उसके पैसे नहीं लेती, लेकिन उसे योइची का ये दूसरों की हेल्प करने वाला नेचर अच्छा लगता है, इसलिए वो भी उसकी हेल्प करना चाहती है। और नेक्स्ट डे से उसके रेस्टोरेंट में काम करने लगती है, उसके लिए कस्टमर्स लाती है और योइची और अंकल दोनों उसके देखकर हैरान होते हैं क्योंकि मित्सुको 9 मंथ प्रेग्नेंट है पर फिर भी वो सारे काम करती है। और जब अंकल उसे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देना चाहते हैं तो वो बस उतना ही लेती है जितने की उसे ज़रूरत है। एक दिन अंकल योइची से बोलते हैं कि उन्हें पता है कि वो मित्सुको को लाइक करता है, तो अगर वो चाहे तो उससे शादी कर सकता है, उसे उनके लिए खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल अंकल ने योइची का बचपन से ख्याल रखा है और इसीलिए कभी शादी भी नहीं की और अब योइची चाहता है कि पहले अंकल शादी करके सेटल हो जाए तब वो शादी करेगा। लेकिन अब अंकल शादी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो ग्रैनी का ख्याल रखना चाहते हैं। फिर हम उन्हें उसी कॉफ़ी शॉप में देखते हैं जिसके ओनर, जिसको मैं मामा बुलाऊंगी, उसे लाइक करते हैं। मामा एक डाइवोर्सी है जिसका एक बेटा है जिसका नाम है तकाशी। मामा अंकल को बताती है कि उसके होम टाउन फुकुशिमा में उसकी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है और इसलिए अब वो यहाँ का बिजनेस बंद करके जाने वाली है और फिर कभी उनसे नहीं मिल पाएगी। वो चाहती है कि अंकल उन्हें रोक लें पर अंकल ऐसा नहीं करते और तकाशी अपनी मॉम को समझाता है कि वो फिर से ज़रूर आएंगे, यानी कि तकाशी को अपनी मॉम के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे योइची के रेस्टोरेंट के कस्टमर्स बढ़ने लगते हैं। मित्सुको के चलते उसका बिजनेस चलने लगता है पर वो प्रॉफिट नहीं कर पाता क्योंकि उसके रेस्टोरेंट में जनरली वो लोग आते हैं जो या तो जॉब नहीं करते या अगर करते भी हैं तो उनकी दुख भरी कहानी सुनकर मित्सुको उन्हें फ्री में खाना खिलाती है। कुछ लोग तो ग्रैनी के खाली पड़े घरों में ही रहने लगते हैं जिन्हें मित्सुको साफ करती थी और योइची देखता है कि इतना काम करने के चलते मित्सुको की तबीयत खराब होने लगती है पर फिर भी वो खुद को फिट बताती है। और यहाँ फाइनली योइची मित्सुको को प्रपोज करता है और नहीं चाहता कि वो इस हालत में इतने काम करे, पर मित्सुको को कोई आंसर समझ नहीं आता तो वो हमेशा की तरह वहीं सो जाती है ताकि वो सही हवा चलने पर सही फैसला ले सके। यहाँ उसे बातों बातों में पता चलता है कि योइची उससे शादी करना चाहता है पर वो अंकल के चलते नहीं कर पा रहा क्योंकि वो चाहता है कि पहले अंकल शादी करे। जिसके बाद मित्सुको उठती है और कहती है कि वो उससे शादी करने को तैयार है और खुद से ही गाड़ी ड्राइव करके उसे कहीं ले जाती है। वहीं मित्सुको के पेरेंट्स को देखते हैं जिनका पचिंको पार्लर फिर से अच्छा बिजनेस नहीं कर रहा था और बैंक वाले अपना लोन मांग रहे थे। इधर मित्सुको योइची को लेकर आती है मामा के पास, जो बताती है कि फुकुशिमा में उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो अंकल के प्रपोजल का वेट कर रही है। जिसके बाद मित्सुको आती है अपने सुपर अवतार में और डिसाइड करती है कि वो सारे कॉम्प्लिकेशंस दूर करेगी। सही बात है बहन, यहाँ सभी एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं और कोई आगे नहीं बढ़ रहा, सब वहीं खड़े हैं। अरे सीधा सादी बात करो, काम खत्म करो। और मित्सुको बुलाती है उन सभी लोगों को जिनको उसने फ्री खाना खिलाया है, जो अब उसके लिए जान देने को भी तैयार है, और उनसे कॉफ़ी शॉप के सारे सामान गाड़ी में भरवाती है और मामा, तकाशी और योइची के साथ सीधा आती है ग्रैनी के घर पे, जहां अंकल तो होते ही हैं, साथ में उसके पेरेंट्स भी आए होते हैं बैंक क्रेडिटर्स से बचने के लिए, जो जब मित्सुको को यहाँ वो भी प्रेग्नेंट देखते हैं तो उससे लाखों सवाल करते हैं, पर मित्सुको उनसे उनके हर सवाल का जवाब हवा से पूछने को बोलती है।
और अंकल से मामा की सारी बात बताती है और उनके साथ फुकुशिमा चलने को बोलती है और ग्रैनी को भी बेड से उठाती है क्योंकि वो जानती है कि अंकल तभी वहाँ से जाएंगे जब ग्रैनी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी, यानी कि ठीक हो जाएंगी। पर ग्रैनी बोलती हैं कि वो खड़ी नहीं हो सकती और मामा मित्सुको को हॉस्पिटल चलने को बोलती है क्योंकि यहाँ आते टाइम मित्सुको को पेन हो रहा था और उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है और इतना स्ट्रेस लेना उसके लिए ठीक नहीं था। पर कहाँ मित्सुको किसी की सुनने वाली थी, ऊपर से उसके पेरेंट्स के सवाल पे सवाल चालू थे। उसी में योइची बोलता है कि वो मामा से शादी कर लेगा और तकाशी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। वो ऐसा इसलिए बोलता है ताकि मित्सुको दूसरों के लिए स्ट्रेस ना ले, नहीं तो उसके बेबी पे भी असर पड़ेगा और उसे लगता है कि अगर वो मामा से शादी कर लेगा तो कोई उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला हो जाएगा और मित्सुको रिलैक्स हो जाएगी। पर मामा और मित्सुको दोनों ही उसे बेवकूफ़ बुलाते हैं। हाँ भाई, और तुम बेवकूफ़ हो भी, ऐसा कौन सोचता है। पर योइची तो ये सब इसलिए बोलता है ताकि मित्सुको हॉस्पिटल चले। पर यहाँ मित्सुको के पेरेंट्स को लगता है कि योइची मित्सुको के बेबी का फादर है और अब वो उनकी बेटी को चीट कर रहा है, तो वो अलग उसे कोसने लगते हैं और इतने सारे हौच पौच के कारण मित्सुको कुछ समझ ही नहीं पाती और इसीलिए सभी को सो जाने को बोलती है। इसका अलग ही लेवल है और सभी सो भी जाते हैं और हवा बहने का वेट भी करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पूरी मूवी में हवा बहने का मतलब है कि सिचुएशन या हालात आपके अकॉर्डिंग या फेवर में होना, तब आप जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा और अगर आप पैनिक सिचुएशन में कोई फैसला लेते हैं तो वो 100% गलत ही होगा और आपके लिए मुसीबत लाएगा। इसीलिए पैनिक होने के बजाय मित्सुको सो जाती है ताकि ठंडे दिमाग से सही फैसला ले सके। और अचानक से हवा बहती भी है, पर ये कोई ऐसी वैसी हवा नहीं थी, ये एक बॉम्ब के फटने की हवा थी जो फटती है ग्रैनी के बेड के ठीक नीचे, ज़मीन के नीचे, और ग्रैनी एकदम से खड़ी हो जाती हैं। बताओ, किसी को कुछ हुआ भी नहीं, घर को भी नहीं, अरे छोड़ो ग्रैनी को भी नहीं, उल्टा तो उठने के बाद वो अपने हस्बैंड की फ़ोटो और पर्स उठाकर चल देती हैं। उसके बाद सभी उठते हैं और निकल जाते हैं फुकुशिमा के लिए और अभी भी मित्सुको पूरी रात गाड़ी खुद से ड्राइव करके ले जाती है। वो लेबर में भी होती है पर किसी तरह अपनी डिलीवरी को रोकती है। फुकुशिमा पहुंचने के बाद अंकल मामा को प्रपोज करते हैं पर वो कुछ रिप्लाई नहीं देती, तो अंकल को लगता है कि ये ना है। वहीं मित्सुको को देखते हैं जो एक फील्ड में आती है और अपने बेबी से बोलती है कि अब वो उसे डिलीवर करने को तैयार है और वहीं बैठ जाती है, जिसे जब अंकल देखते हैं तो सभी को लेकर उसके पास आते हैं। पर यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि डिलीवरी करानी किसी को आती नहीं, ग्रैनी के बच्चे थे नहीं, मित्सुको की मॉम सालों पहले माँ बनी थी तो उन्हें कुछ याद नहीं था, तो अंकल जाते हैं मामा को बुलाने पर वहीं रास्ते में गिर जाते हैं। तो यूची उन्हें उठाता है और दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलने में टाइम वेस्ट करते हैं और ग्रैनी बोलती हैं कि अपना भरत मिलाप बाद में करना और दौड़ कर जाती हैं मामा को बुलाने। बताओ, अभी इनसे उठा नहीं जा रहा था और अभी मैराथन दौड़ रही हैं। उसके बाद वो मामा को मित्सुको की कंडीशन बताती हैं, लेकिन तभी अंकल वहाँ आ जाते हैं जिनको अभी ही मामा से उनके प्रपोजल का क्लियर आंसर चाहिए था। अरे अंकल, डिलीवरी रुकी है वहाँ पे। और मामा बोलती है कि वो बस शर्मा गई थी इसलिए रिप्लाई नहीं दिया, वरना उसकी हाँ है। खैर, इन सब मेल मिलाप के बाद सभी आते हैं मित्सुको के पास और मामा उसकी हेल्प करती है और मित्सुको अपने बेबी को मोटिवेट करती है कि वो इस दुनिया से डरे नहीं और खुशी खुशी यहाँ पे आए, यहाँ सब कुछ ठीक है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ले, डिलीवरी तो दिखाई ही नहीं और नाम रखा है मित्सुको डिलीवर्स। खैर, मूवी देखने में क्या ही जाता है। तो इसी के साथ इस बेसर पैर वाली मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको मूवी कैसी लगी, कुछ सर पैर समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।